गाइस, सो आज की वीडियो में हम लोग एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जैक्ट प्रिसाइज डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग IBPS and SBI Clerk Prelims 2025 exam for English section. So let us proceed with this video, guys. Everyone, very morning. सो गाइज सबसे पहले तो आपकी IBPS क्लर्क 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है. इसको देखते हुए गाइज आप लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा. तो अगर आपको ये कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए तो गाइडली आप लोगों के लिए लेकर आया. ये सारे आउटस्टैंडिंग फीचर्स आप लोग को दिए जा रहे हैं इसमें. तो भाई इनरोल नाउ. यहाँ पे आप लोगों को ISO और NASSCOM से सर्टिफाइड कंपनी सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा. राइट, इसी के साथ साथ आ जाते हैं आज की इस वीडियो में गाइज. तो यहाँ पे हम लोग एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग IBPS एंड SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 एग्जाम. तो सबसे पहले तो गाइस देखो कि इंग्लिश सेक्शन को हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. राइट, तो अब हम ओवरऑल पहले तो सिलेबस समझेंगे यहाँ पे कि क्या सिलेबस है. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन को ज्वाइन किया है, बिल्कुल स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है. और जो प्रीवियस रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है. स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेवल की स्ट्रैटेजी हम लेकर आए. सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर अप हो जाएंगी कि किस तरह से एग्जाम के लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है, स्पेशली द इंग्लिश सेक्शन. राइट, तो गाइस सबसे पहले तो देखो अगर हम बात करें IBPS PO प्रीलिम्स की तो IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, और अगर हम बात करें आपका SBI क्लर्क. राइट, तो SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क में अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो ये जो आपका SBI और IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है 2025 का, वही सेम आपका कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है. इंग्लिश सेक्शन आपका 30 क्वेश्चंस आ रहा है और टाइम आपका 20 मिनट्स रह रहा है. क्लियर, इंग्लिश सेक्शन में कोई चेंज नहीं. चेंज आपका मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट में हुआ है. और आपका SBI में भी अगेन 30 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट्स ऑफ टाइम. क्लियर, तो गाइज ये ओवरऑल यहाँ पे सेम चीज़ें हैं IBPS के लिए भी या SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 एग्जाम के लिए. ठीक है, अब आ जाते हैं गाइज यहाँ पे हमारा इंग्लिश सेक्शन जो है, दैट इज इंग्लिश सेक्शन का जो सिलेबस है. द सिलेबस ऑफ इंग्लिश सेक्शन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. नंबर 1 इज ग्रामर, नंबर 2 इज वोकैबुलरी एंड नंबर 3 इज कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स. राइट, ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है हमारा सिलेबस. अब सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को जो ध्यान देनी है, दैट इज ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है. पूरी ग्रामर हमें नहीं पढ़नी है. राइट, हम टारगेट कर रहे हैं गाइस कि हमारा एग्जाम जो है विद इन 50 to 60 डेज में है. ठीक है, तो 50 से 60 डेज तक का ये प्रीलिम्स एग्जाम का हम टारगेट कर रहे हैं. होपफुली हमारा जो IBPS क्लर्क का जो एग्जाम होगा वो हमारा टारगेट है अक्टूबर स्टार्टिंग में. राइट, तो अभी हमारा वी आर हैविंग हार्डली 58 और 60 डेज ऑफ टाइम विद अस. और अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 एग्जाम, सो हार्डली वी आर हैविंग 35 और 40 डेज लेफ्ट. राइट, क्योंकि उसका सितंबर में एग्जाम होना है. ठीक है, ऐसा बोला गया है. तो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में एग्जाम प्रीलिम्स का होगा. अब यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में क्या क्या चीजें हम कवर करें. अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि मैम क्या हम ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े. सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत लेंदी है, पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा. तो नहीं, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना है. आपको थोड़ा सा क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने. कौन से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने? रिकॉल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेशली लर्न द प्रैक्टिकल यूजेज. ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूजेज आप इसको सीखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का. कोई भी वर्ड आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, तो किस तरह से हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट, और कहाँ पे किस वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे नाउन लगता है सेंटेंस में, कहाँ पे वर्ब लगना चाहिए, कहाँ एडवर्ब लगना चाहिए, कहाँ पे हम अगर सेंटेंस में कोई नाउन फॉर्म दिया है, आपकी इस तरह से एरर्स पूछी जाती हैं एग्जाम में कि यू आर गिवन ए नाउन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, लेकिन जो नाउन दिया है वहां पे नाउन की जगह पे एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए. तो आपको ये पता होना चाहिए, सेंटेंस पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये नाउन वर्ड है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है नाउन फॉर्म, हियर वी शुड यूज एन एडजेक्टिव फॉर्म टू मेक इट कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. क्लियर, तो वहां पे उस नाउन का कोई एडजेक्टिव फॉर्म है तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नाउन को एडजेक्टिव में, या एडजेक्टिव है तो वहां पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वर्ब उसके आगे पीछे दिया है और वर्ब को वो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब आएगा. तो ये चीजें गाइस आपको पता
होनी चाहिए। और ये चीज कैसे पता चलेगी आपको, ये चीज आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो कभी भी ग्रामर को लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, प्रैक्टिकल यूजेज से समझना है और सीखना है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लो। अब इसके बाद बात ये आती है कि कहाँ से कवर करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के एप्लीकेशन को सीखना है, ठीक है, कवर कहाँ से करें? तो गाइडली यूट्यूब चैनल पे मेरी बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप टारगेट बनाओ 5 डेज का हार्डली, और 5 डेज में आराम से आप कवर कर लोगे, राइट। तो जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने गाइडली पे ऑलरेडी इंडिविजुअल क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल टॉपिक वाइज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर अप किया है गाइडली यूट्यूब चैनल पे। इंग्लिश बाय शिफा मैम ग्रामर करके सर्च करोगे, मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो वहां से आप हार्डली 5 डेज में इसको कवर अप कर लो कि आपको ये समझ में आने लगे कि अच्छा नाउन, ये वर्ड नाउन होता है, वर्ड के लास्ट में अगर आईओएन सफिक्स लगा होता है तो वो नाउन होता है, वर्ड के लास्ट में अगर नेस लगा होता है, वर्ड के लास्ट में अगर एंस आता है या एंस आता है तो वो हमारा नाउन होता है, वर्ड के लास्ट में अगर एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। जैसे एडजेक्टिव में हम एलवाई ऐड कर देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, जैसे कि लाइवली, ब्यूटीफुली, ठीक है, सिंसियरली, मेटिकुलसली, तो ये एडवर्ब्स हो गए। तो इस तरह से, और एलवाई हटा दे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे कि नाइस हो गया, सिंसियर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। तो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। तो हमें पता होना चाहिए वर्ड कौन सा, ये नाउन फॉर्म का, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अब जैसे कि आप देखते हो कि मॉर्निंग में जो हम आपको एडिटोरियल क्लासेस कराते हैं उसमें हम आपको वोकैब्स के आगे लिखा हुआ होता है, वोकैब के आगे ब्रैकेट में लिखा होता है कि वो वर्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो वर्ड वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, और उसका मीनिंग आगे आपको लिखा होता है, ठीक है। तो ये जरूर देखा करिए कि वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, क्योंकि जब आपको ये पता होता है, वंस यू नो कि वो वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो आप उसको इजीली सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाते हो ग्रामेटिकली। क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, कह रहा है फोकस मोर ऑन टॉपिक्स लाइक कन्वर्जन ऑफ नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। आपके एग्जाम में चाहे बीट IBPS, बीट SBI, कोई भी एग्जाम हो आपका बैंकिंग इंश्योरेंस का, ज्यादातर आपसे जो एरर्स पूछी जाती हैं वो कन्वर्जन बेस्ड एरर्स होती हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड का पता होना चाहिए कि अच्छा ये नाउन फॉर्म है तो इस नाउन का क्या कोई वर्ब फॉर्म होता है, अगर ये नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाउन को वर्ब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है लेकिन वहां पे नाउन फॉर्म उस वर्ड का आना चाहिए, तो उस वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होता है हमें पता होना चाहिए, राइट। ये चीजें, एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होता है, सिंगुलर प्लूरल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहाँ पे नाउन सिंगुलर यूज होगा, कहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगा, ये चीज़ भी हमें आनी चाहिए। और हमारा जो प्रोनाउन में स्पेसिफिकली आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें सिंगुलर प्लूरल का सेंस बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन कहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल लगाएंगे, वर्ब कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल आएगी। एंड ये कन्वर्जन बेस्ड एरर्स जो होते हैं यही ज्यादातर आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, प्रोनाउन में से नाउन की अभी हमने बात की, कन्वर्जन ये सारी आती है, तो इस पे खूब सारी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब आप पूछोगे मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो गाइडली के यूट्यूब चैनल पे हमने मैराथन एरर स्पॉटिंग की मैराथन क्लासेस ली हुई है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वो आप देखो, उसमें हमने बहुत सारी कन्वर्जन बेस्ड एरर्स भी करवाई हुई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमें क्या पढ़ना है, प्रोनाउन में जो एंटीसीडेंट वाली कंडीशन होती है वो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इस सिंगुलर या प्लूरल एंटीसीडेंट आपको पता होना चाहिए। एंटीसीडेंट क्या होता है, सेंटेंस में जो वर्ड जो प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब वो नाउन अगर सिंगुलर है तो एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा, अगर वो नाउन प्लूरल है तो एंटीसीडेंट भी प्लूरल आएगा। तो गाइज ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है, इस पे बेस्ड एरर एग्जाम में आती है। और खास करके प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन से एरर्स बहुत बनती हैं, पूछी जाती है, जैसे कि हु का यूज कहाँ पे करते हैं, होम का यूज कहाँ करते हैं, विच का यूज कहाँ करते हैं, दैट और हुज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, राइट। तो प्रोनाउन के टॉपिक में ये चीज आप देखोगे ऑलरेडी हमने आपको कवर की हुई है, पढ़ाई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका एरर स्पॉटिंग फ्रेज रिप्लेसमेंट में से पूछा जाता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स किन कॉन्सेप्ट्स पे आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। सिंपल
सी बात है। इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है कलेक्टिव नाउन की कंडीशन में, जब कलेक्टिव नाउन यूनिटी को रिफर कर रहा होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, कलेक्टिव नाउन अगर डिवीजन या सेपरेशन शो करता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो कि बहुत पूछे जाते हैं। और कुछ इसमें एक्सेप्शनल कंडीशंस जो आती हैं, तो गाइज आपको एक्सेप्शनल कंडीशंस जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की उसको भी आपको कवर करना होता है, क्योंकि वहां से भी एरर्स पूछी जाती हैं। और ये टॉपिक भी हमने डिटेल में गाइडली यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारी प्लेलिस्ट पिन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको जो कवर करना होता है टेंसेस प्लस कंडीशनल्स, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में करना होता है। टेंसेस में आपकी बेसिक टाइप की एरर्स पूछी जाती है बहुत बार कि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट टेंस है, अगर पूरा सेंटेंस पढ़कर लग रहा है कि पूरे में सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो कहीं पे प्रेजेंट टेंस वर्ब यूज करेगा और बोलेगा एरर बताइए। तो आपको यही करना होता है कि पूरा सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में है तो हम पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और जहां पे प्रेजेंट वर्ब लगाए वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की एरर्स पूछी जाती है सिंपल टेंस फॉर्म पे, या फिर टेंस को कंडीशनल के साथ ऐड कर दिया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस। स्पेशली आपका जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है जो कि इमेजिनरी सेंस को डिफाइन करता है, जैसे कि हम बोले इफ आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पे इफ आई वॉज अ बर्ड कर देगा और बोलेगा एरर बताइए। तो वॉज नहीं होता है, वर होता है। जब भी हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं इमेजिनरी सेंस की, तो वहां पे हमेशा आई के साथ वर लगता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब को एक साथ रिलेट करके पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी रिलेशन में ही एरर आती है। एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना, एडवर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन की एरर्स बनती हैं। और इसके एडजेक्टिव के सारे टाइप्स आपको एक बार देखने होते हैं, एडवर्ब के भी सारे टाइप्स और उसका यूज देखना होगा आपको। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ ठीक है मैनर, प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें थोड़ा सा एक बार देखिएगा। जहां पे हम यूज करते हैं एडजेक्टिव को, ये आपको पता होना चाहिए वेयर टू यूज एडजेक्टिव, कहां पे एडजेक्टिव लगाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर नाउन का कोई क्वालिफायर होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अगर वर्ब का कोई क्वालिफायर होगा तो वो एडवर्ब होगा, या फिर अगर कोई एडजेक्टिव का क्वालिफायर होगा तो वो भी आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। समझ आ रही है? तो सेंटेंस में एरर पूछता है, अब आपको एडजेक्टिव के साथ नाउन दे देगा और बोलेगा एरर बताओ। तो भाई एडजेक्टिव जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा, कौन सा वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये चीज आपको जाननी होती है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान दिया करिए कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, कौन क्वालिफाई कर रहा है और कौन क्वालिफाई हो रहा है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड ग्रामेटिकल एरर्स या फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि नाउन हमें क्वालिफाई कर रहा है और किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। अब यहाँ पे एरर कैसे देगा, आपको नाउन क्वालिफाई करेगा वर्ब को और बोलेगा एरर बताइए। तो आपको सेंटेंस पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि भाई नाउन हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ जो वर्ब है इसका कोई एडजेक्टिव फॉर्म होता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एरर्स पूछी जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है एंड वेयर टू यूज एडवर्ब, कहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज करें, कहाँ एडवर्ब का यूज करें, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि इस पे एरर्स आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला आपका हो गया प्रपोजिशन में प्लेस, टाइम और फिक्स्ड प्रपोजिशंस को थोड़ा सा जरूर देखिएगा और फ्रेजल वर्ब्स को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी एरर्स और फ्रेज रिप्लेसमेंट आती है। फिक्स्ड प्रपोजिशन जैसे अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, इन अकॉर्डेंस के साथ विद लगता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा जीरो आर्टिकल की कंडीशन पूछी जाती है और कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस जहां पे हम आर्टिकल ए, एन या दा को यूज करते हैं। क्लियर बात समझ आ रही है? नेक्स्ट गाइस, तो ये तो बात हो गई आपकी ग्रामर की कि ग्रामर में ये चीजें आपको फोकस करनी है ज्यादा, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे से एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट और ग्रामर के पोर्शन में, एरर स्पॉटिंग में। अब बात आती है कि नेक्स्ट जो हमारा एक बड़ा वेटेज होता है एग्जाम में, वो होता है वोकैब का। वोकैब में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है एग्जाम्स के लिए, जब हमें एक क्लियर डिफाइंड स्ट्रक्चर पता होगा कि अच्छा ये चीजें हमें कवर करनी है, तो ही हम उन चीजों को अच्छे से कवर करेंगे और हमें एक रिजल्ट आउटपुट मिल
मिल पाएगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें जो कवर करना है दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमारे एग्जाम में, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत पूछी जाती है, और इडियम्स फ्रेजेस भी आपसे कुछ बार तो अलग टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्ट दे दिया और सेंटेंस में आपको यूज कर दिया कोई ईडियम, और आपसे बोलेगा कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस में इस ईडियम का क्या मतलब है, आपको 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस पढ़कर समझना होता है और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के बेसिस पे आंसर करना होता है कि क्या इसका मीनिंग यहाँ पे सेंटेंस में इस ईडियम का निकल रहा है, क्लियर। और दूसरा ये तरीका होता है कि ईडियम्स या फ्रेज आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें आपको दे देता है पैसेज में, और आपको बोलता है कि पैसेज में जो ईडियम या फ्रेज दिया हुआ है उसका मीनिंग बताइए, या फिर आपको डायरेक्टली कोई ईडियम फ्रेज दे देगा और बोलेगा कि आप इसका मीनिंग बताइए, 5 ऑप्शन दे देगा आपको, डायरेक्टली सिर्फ ईडियम या फ्रेज दिए और 5 ऑप्शन में से उसका मीनिंग बताइए, क्लियर। तो ये 3 पैटर्न पे क्वेश्चंस ईडियम फ्रेजेस में से बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद गाइस वोकैबुलरी हमें कहां से कवर करनी है, तो वोकैबुलरी के लिए देखो कोई वेल स्ट्रक्चर्ड, कोई डिफाइंड एक आपका सिलेबस नहीं है एग्जाम का, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम का, लेकिन हाँ काफी हद तक आपको हेल्प होती है 90 to 95% अगर आप एडिटोरियल वोकैब्स कवर करते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एडिटोरियल जो हमारे एग्जामिनर्स हैं कहीं ना कहीं वो पेपर सेट कहाँ से करते हैं, न्यूज़पेपर से, राइट। आप देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, आपका पैराजम्बल्स का क्वेश्चन है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें कहाँ से ली जाती हैं, ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये हमारे न्यूज़पेपर में जो करंट ट्रेंडिंग चल रहा होता है वहीं से लिया जाता है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि भाई एडिटोरियल वोकैब्स अगर आप कवर करोगे, कोई आर्टिकल अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो एडिटोरियल से, तो उसमें की वोकैबुलरी डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 95 to 98% वोकैबुलरी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में टैकल, क्लियर। तो रेगुलर बेसिस पे आपको वोकैब्स को एडिटोरियल की रिवीजन करते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, वोकैब को याद करने के लिए बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, मैम आज याद कर रहे हैं लेकिन कितने वर्ड्स हम दिमाग में रखें, हम थोड़े दिन बाद वो चीजें भूल जाते हैं। तो देखो भूले नहीं, इसके लिए क्या करना है, एक प्लान्ड वे में करना है। जैसे कि मंडे से फ्राइडे तक का आपने टारगेट बनाया कि मंडे से फ्राइडे 5 डेज 5 वर्ड्स अ डे हम लेकर चलेंगे, तो 5 से 25, ठीक है। इट मीन्स कि हम मंडे टू फ्राइडे में 25 वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उन 25 वर्ड्स का रिवीजन हम सैटरडे संडे के दिन कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो एक प्लान्ड वे में हम वोकैब्स को भी क्या करते रहेंगे, बूस्ट अप होती रहेंगे। और सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपने खुद के सेंटेंसेस फ्रेम करिए। जैसे कि कोई भी वर्ड आपने पढ़ा तो उस वर्ड का अपने माइंड में सोचो कि हम अपना डे टू डे लाइफ का क्या कोई इससे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप फ्रेम करोगे तो वो वर्ड आपको याद रहेगा, ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहता है वो वर्ड, ठीक है। प्रैक्टिकली यही तरीका है वोकैब को इंप्रूव करने का। और कोशिश करिए कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हो उस वर्ड के ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स पेयर अप करो। अब उस वर्ड के जब ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स पेयर अप करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे सिनोनिम्स में, कहीं ना कहीं उस वर्ड का कोरिलेशन किसी ऐसे वर्ड से होगा जो वर्ड ऑलरेडी आपको पता था। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी डिक्शनरी में, आपकी माइंड की डिक्शनरी में वो नया वर्ड भी ऐड हो गया जो कि आपको नहीं पता था। आपको पहले कोई सिंपल बेसिक वर्ड पता था जो कि उस वर्ड का सिनोनिम है, ठीक है। तो जब आप कहीं ना कहीं वर्ड्स को लिंक करोगे, वर्ड्स की चेन बनाओगे सिनोनिम्स की, तो इससे यही फायदा होगा कि वो जो नया वर्ड था वो भी आपकी माइंड की मेमोरी की डिक्शनरी में फीड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद बात आती, ये तो थी वोकैब सेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसका सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में वेटेज होता है। कि कहीं ना कहीं इंग्लिश सेक्शन जो बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे मेजर पार्ट जो होता है वेटेज एग्जाम का वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, क्लियर। तो इसके लिए कुछ बात हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे। गाइज आर्टिकल्स को जरूर रीड करिए। अगर आप क्लर्क एग्जाम को भी फोकस कर रहे हो, SBI IBPS क्लर्क, तो आई वुड से आर्टिकल्स को एडिटोरियल से जरूर फोकस करिए। डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़िए, ठीक है। हर दिन कुछ अलग पढ़िए, कुछ अलग टॉपिक, कुछ अलग थीम पे आर्टिकल पढ़िए, जिससे कि आपको एक अच्छा होल्ड मिल पाए वर्सेटाइल टॉपिक्स का, ठीक है। कि ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़कर आपको ये समझ में आता है, आप अवेयर होते हो, आपकी करंट अफेयर्स भी अच्छी होती है, राइट। तो इंग्लिश और करंट अफेयर्स हैंड इन हैंड चलती है। अब जो चीज करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो वो चीज इंग्लिश में भी आपका RC, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ये सेंटेंस
अरेंजमेंट का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो दो फायदे होंगे आपको, आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी, साथ में उसके साथ साथ आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगी, राइट। तो वर्सेटाइल टॉपिक की आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब गाइस आपको पहले से किसी टॉपिक की थोड़ी सी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और मान लो उसी टॉपिक पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया या क्लोज टेस्ट आया या पैराजंबल आया, तो उसको आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हो एज कंपेयर टू वो बच्चे जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, और उनके सामने हम कोई ऐसा बायलैटरल टाइज को लेकर मान लो हम आरसी रख दें, तो उनको पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, राइट। लेकिन अभी जैसे आप देखो रशिया यूक्रेन का आपका बायलैटरल टाइज चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सॉरी, और इस पे हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, व्लादिमीर पुतिन से बोला कि भाई आप सीज फायर कर लीजिए, तो इस पे एक आर्टिकल बन सकता है, सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन अब आपने ये आर्टिकल एडिटोरियल से पढ़ रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर ये आर्टिकल हमारे आरसी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल का पार्ट बनता है, तो हम थोड़ा अच्छे से और कॉन्फिडेंटली इसको टैकल कर पाएंगे एज कंपेयर टू वो बच्चे जिन्होंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ रखा है न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, और स्पेशली किन टॉपिक्स पे पढ़ना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल आया है वो पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पढ़ना है, समिट्स जितनी होती है, G20 समिट, G7 समिट जो भी है, ठीक है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज को टेक्नोलॉजी से रिलेट करके पढ़ना है, बायलैटरल टाइज अगर किसी कंट्री की बात कर रहा है उस पर पढ़ना है, जैसे इंडिया चाइना की बात हो गई, ट्रेड वॉर की बात है तो उस पर पढ़ना है, सोशियो इकोनॉमिक कोई आर्टिकल है वो पढ़ना है, आरबीआई की पॉलिसीज वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और बैंकिंग से रिलेटेड कोई ट्रेंड्स पे बात हुई है, आईटी सेक्टर से रिलेट करके, टेक्नोलॉजी से रिलेट करके इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो उसको आपको कवर करना होता है, आर्टिकल से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड आपके एग्जाम में आरसी क्लोज टेस्ट पैराजंबल का पार्ट बनता है, एंड इवन अभी आपका डिस्क्रिप्टिव भी इसी टॉपिक से आएगा। आईबीपीएस ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम इन्हीं टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव पूछने वाले हैं आपका, ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है आरसी में ही हम क्या करते हैं, रीड अलग थीम और टॉपिक का हर दिन आप पढ़ो इन टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपको एक अच्छी ग्रास्प होगी वर्सेटाइल टॉपिक की, आप अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाओगे, क्लियर। अब इसके बाद बात आ जाती है इस पार्ट को कैसे इंप्रूव करें, तो इस पार्ट को इंप्रूव करना ना सिर्फ आपको इंग्लिश सेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप पैराग्राफ को रीड करोगे तो ना केवल ये आपका इंग्लिश सेक्शन में आपको हेल्प करेगा, बल्कि ये आपको मैथ्स में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं क्वांट्स में, उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन पढ़ना होता है समझ के, फिर उसको आपको इंटरप्रेट करके जो वैल्यूज दी होती है उसको इंटरप्रेट करके रिजल्ट लाना होता है, ठीक है। तो जब आपकी पढ़ने की आदत होगी, हैबिट होगी, यूज टू होगे, तभी तो डीआई के क्वेश्चंस को पढ़कर समझ करके इंटरप्रेट करके आंसर दे पाओगे। और इसी तरह से रीजनिंग में भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जो आता है उसमें भी हमें रीडिंग की करनी होती है, एक लेंदी सा पैराग्राफ दिया होता है, लेंदी सा इनपुट दिया होता है वैल्यूज का, तो उसको हमें पढ़कर इंटरप्रेट करके और उसको क्या करना होता है, बना के हमें आंसर्स बताने होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं रीडिंग ना सिर्फ इंग्लिश के लिए जरूरी है, बल्कि मैथ्स और क्वांट्स और रीजनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है अगर हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके बाद बात आ जाती है गाइस, हमारा जो ओवरऑल जो 3 ब्रॉड कैटेगरी में जो सिलेबस डिवाइडेड है, ग्रामर, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें पूछी जा रही है। अब जैसे ग्रामर में क्या आता है, एरर स्पॉटिंग और फ्रेज रिप्लेसमेंट। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स, फिलर्स में सिंगल, डबल, ट्रिपल फिलर्स आता है, और पैराग्राफ फिलर्स आता है, मैच द कॉलम हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, मिसस्पेल्ड एंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स हो गया, राइट। अब वोकैबुलरी में क्या टॉपिक आता है, तो सबसे ज्यादा आप मेजर पोर्शन देखो, कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे बेस्ड सबसे ज्यादा वेटेज के टॉपिक हमसे पूछे जा रहे हैं, राइट। वोकैबुलरी में क्या आती है, वर्ड यूजेज आपका आता है, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रामर का वेटेज भी उतना नहीं है, वोकैब का भी एक वेटेज है। तो ग्रामर का हम
कह सकते हैं 5% वेटेज है, अगर वो कैप का थोड़ा सा 7 to 8% वेटेज है, लेकिन रिमेनिंग जो बचा हुआ वेटेज है हमारा वो किसका है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अराउंड 85% जो वेटेज है वो हमारा किसका है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का। क्लियर? तो इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये 85% जो पार्ट है आपका, ये आप बहुत अच्छे से एग्जाम में टैकल कर पाओगे, राइट। अब बात करते हैं गाइज, ये तो बात हो गई सिलेबस की, ये तो बात थी हमारी कुछ कोर चीज़ों की। अब टू डू लिस्ट की बात करते हैं कि हमें करना क्या है। हमारे पास रिमेनिंग वी आर हैविंग हार्डली 55 to 60 days left for our IBPS clerk and SBI clerk prelims 2025 exam. And for that, what should we do in order to ace our English section, in order to score more in English section and gain accuracy, right? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, ईच टॉपिक पे एक अच्छी कमांड बनानी है। सारे इंग्लिश के जितने टॉपिक्स हैं सब पे एक अच्छी कमांड बनानी। उसके लिए क्या करेंगे, सेशंस देखो। कौन से सेशंस देखोगे आप, आरंभ बैच सीरीज मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे करवाई हुई है। जितने नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, तो वो लोग, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप टॉपिक वाइज पे अच्छा कमांड बनाना चाहते हो तो आरंभ बैच सीरीज के 29 वीडियोस हैं इस सीरीज में, 29 प्लेलिस्ट में 29 सेशंस है, उसको आप जरूर देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इससे आपकी क्या होगी, ओवरऑल सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स पे एक अच्छी कमांड डेवलप होगी। और इसके साथ साथ क्या करना है, ग्रामर पे अच्छी कमांड बनानी है। तो टॉप 100 एरर स्पॉटिंग और फ्रेज रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक मैंने सीरीज कराई है। इसमें आपके 3 लेक्चर्स की सीरीज है, तो इसमें आपका प्लेलिस्ट में 3 लेक्चर्स हैं, उसको कवर करिए तो आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बूस्ट अप होगी। इसके अलावा ग्रामर के अगर अलग इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच को और डिटेल में थोड़ा सा आप देखना चाहते हो, तो वो भी मैंने गाइडली की यूट्यूब चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कवर किया हुआ है। वो भी आप सर्च करोगे नाउन बाय शिफा मैम तो आपको मिल जाएगा, प्रोनाउन बाय शिफा मैम, एडजेक्टिव्स बाय शिफा मैम गाइडली पे तो मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वोकैबुलरी प्लस रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन अगर आप बूस्ट करना चाह रहे हो तो इसके लिए बिल्कुल वर्थ है कि मॉर्निंग 7 AM पे हम गाइडली यूट्यूब चैनल पे मंडे टू सैटरडे आप लोगों को करा रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे करा रहे हैं। उसमें डेली हम आपको एक रीडिंग पैसेज कराते हैं जो कि एडिटोरियल से ही लेते हैं, और वही पैसेज उन्हीं स्पेसिफिक थीम पे होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है। जैसे स्पोर्ट्स पे हो गया, बायलेटरल टाइज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस एंड IT हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। और वहाँ पे कुछ अच्छे लेवल की वोकैब्स भी करा रहे हैं। तो वोकैबुलरी प्लस रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीज़ें आपकी एडिटोरियल से कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको इंग्लिश सेक्शन के लिए कुछ और अलग से करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने करवाई हुई है गाइडली पे, ये आप फॉलो करो, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूवमेंट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, आपने इतना कवर किया तो टारगेट करो कि स्टार्टिंग के 15 डेज में ये सारी चीज़ें आप कर लो, ठीक है। तो 12 to 15 डेज में, स्टार्टिंग के 12 to 15 डेज में आप ये चीज़ें कवर अप कर लो, ठीक है। आरंभ बैच सीरीज देख लो, टॉप 100 एरर स्पॉटिंग वाली सीरीज देख लो, और एडिटोरियल तो डेली करो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। इवन आपका मेंस और इंटरव्यू नहीं क्लियर हो जाता है तो मेंस और इंटरव्यू के टाइम तक आप ये एडिटोरियल मॉर्निंग 7 AM वाली जो सीरीज गाइडली पे हम आपको करा रहे हैं एडिटोरियल मंडे टू सैटरडे, वो क्लास ज़रूर करिए, ठीक है। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं, अगर PO के लिए तैयारी करो तो मेंस इंटरव्यू तक जब तक आपका नहीं क्लियर हो जाता, आपको जॉब नहीं मिल जाती, तब तक आप ये क्लास ज़रूर करिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमने क्लासेस तो देख ली, अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट इज बल्क प्रैक्टिस। अब आपने टॉपिक सारे कवर कर लिया आरंभ बैच से, अब इसके बाद क्या करना है, 100 to 200 स्पेसिफिक क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के कवर करो। अब आप बोलोगे मैम कहाँ से कवर करें इतने सारे क्वेश्चन, तो इसके लिए गाइज आपका गाइडली का बंडल PDF है, राइट। तो बहुत वर्थ है, अभी आपको ऑफर प्राइस में चल रहा है तो 332 में मिल रहा है, तो 332 इज द ऑफर प्राइस, इसको आप लोग ले लीजिए। तो गाइडली का आपका जो बंडल PDF है, ठीक है, तो गाइडली का बंडल PDF में आपको टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, स्पेसिफिक एग्जाम वाइज सारी तरीके की चीज़ें आपको बल्क में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से इंग्लिश सेक्शन को प्रैक्टिस करिए। क्लियर बात समझ में आ रही है, सारे टॉपिक के, जैसे कि आपने
फिलर्स के क्वेश्चन उठाए तो फिलर्स में से करीब 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एरर स्पॉटिंग के करीब 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैच द कॉलम के 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से गाइडली के बंडल पीडीएफ में ये आपको बल्क प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसके बाद बात कर रहे हैं सेक्शनल डेली टारगेट गाइडली के बंडल पीडीएफ पे आप लोगों को मिल रहा है भाई। और अभी आप लोगों के लिए जैसे कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है या फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, तो इन एग्जाम्स के लिए गाइडली ने ऑलरेडी ये आपका अपलोड कर दिया है डेली का टू डू लिस्ट। आपको क्या करना है, सेक्शनल का टारगेट क्या होना चाहिए डेली का, कि डेली आप क्या क्या टारगेट करो कि आपकी एक्यूरेसी बूस्टअप हो, आपका ओवरऑल उस सेक्शन का स्कोर इंप्रूव करे। तो इसके लिए गाइडली ने आप लोगों को डेली टारगेट दिया है बंडल पीडीएफ में, उसको भी आप लोग जरूर कवर करिए। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बूस्टअप होगी और कॉन्सेप्ट्स भी बूस्टअप होंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सेक्शनल टेस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट तो देखो हम लोग स्टेयर वाइज चल रहे हैं, ठीक है, एक एक करके ऊपर बढ़ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि बिल्कुल यहां से यहां पहुंच जाए, कुछ ऐसे एस्केलेटर मिल जाए, तो भाई देखो देयर इज नो एनी एस्केलेटर, यू नीड टू टेक द स्टेप्स ओनली, स्टेयर्स ओनली टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, टू रीच इफ यू आर हियर, अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ से पहुंचने के लिए स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और फिर आप यहाँ पे पहुंचोगे कि आप एग्जाम क्लियर करोगे, राइट। ये चीजें हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपने बल्क प्रैक्टिस कर ली, गाइडली का बंडल पीडीएफ से क्वेश्चंस बल्क में प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देना है इंग्लिश का, और उसको इस तरह से करना है जिस तरह के हमने आपको 30 डे की क्रैश कोर्स सीरीज में अभी जो हम करा रहे हैं ये ऑलरेडी ऑन गोइंग है, ठीक है। तो आपकी ये 30 डेज की क्रैश कोर्स सीरीज अभी चल रही है, हमने डे 24 तक ऑलरेडी करा दिया है, डे 25 अब नेक्स्ट हम आपको कराएंगे मंडे की क्लास में। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखोगे तो इसमें हमने आपको वही तरीका बताया जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, लगाना है इंग्लिश सेक्शन को करते टाइम। सबसे पहले फोकस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस पे, फिर उसके बाद पैराग्राफ बेस्ड लेंथी क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से 30 क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद 5th पॉइंट आ गया, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब आपने सेक्शनल टेस्ट दे लिया, अब सेक्शनल टेस्ट जब आपने सबमिट कर दिया तो उसमें कुछ आंसर गलत हो गए, राइट। आउट ऑफ 30 आपके 4-5 कोई आंसर्स गलत हो गए, 30 में 30 अटेम्प्ट किया लेकिन 5-6 कोई आंसर गलत हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, गलत हुआ, होता है, ठीक है, गलती से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एनालाइज द सॉल्यूशन कॉम्प्रिहेंसिवली दैट यू वोंट गेट रॉन्ग द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हर गलत आंसर के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही डिटेल्ड वे में समझना है कि वो क्यों गलत हुआ, ठीक है। जब आप ये समझोगे कि क्यों गलत हुआ, क्या रीजन है, और उसका सॉल्यूशन को अच्छे से समझोगे तो अगली बार वो गलती नहीं करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप कई टाइम से, काफी टाइम से दे रहे हो, अब बच्चों की ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि मैम हम 10 दिन से मॉक दे रहे हैं, 10 दिन से इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, बट हमारे इंग्लिश में मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 10 डेज से, ठीक है, आप 10 डेज से इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, डेली एक टेस्ट दे रहे हो, मतलब 10 डेज में 10 सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के आपने दिए। अब उन 10 दिन में आपको 10 दिन में ये डिटेल एनालाइज करना है कि उन 10 दिनों में कौन सी ऐसी एरर के पैटर्न्स थे आपके जो कि आपने किए हैं एग्जाम में, ठीक है। डे 1 जब आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, डे 2, डे 3, डे 4 इस सिमिलर वे में डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, तो 1 से 10 डे तक हमने कहीं ना कहीं क्या एरर्स की हैं, क्यों हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या सेटबैक्स हैं हमारी, तो उसका एक पैटर्न जो है, उस पैटर्न को समझना है, उस पैटर्न को एनालाइज करना है, ठीक है। जब वो पैटर्न आप एनालाइज कर लोगे, फिर क्या करना है, फिर उस पैटर्न पे सपोज आपने एनालाइज किया कि ये 10 दिनों में हम जो दे रहे हैं ना पेपर इंग्लिश सेक्शन का, उसमें कहीं ना कहीं हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन आता है वो हम करते हैं तो गलत हो जा रहा है, या फिर सपोज हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है मेरा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल तरीके बता रहे हैं, इस तरह से चीजें हैं। तो अगर ये गलत हो रहा है तो फिर उसके बाद आप एरर स्पॉटिंग के बल्क में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फिर आपका इन्फरेंस बेस्ड गलत हो रहा है, इसका मतलब आप आरसी को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप कर्सरी ग्लांस से कहीं ना कहीं स्किम तो कर ले रहे हो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप कर ले रहे हो, इन्फरेंस बेस्ड वाला जब आप करने चल रहे हो तो आपको ओवरऑल की नॉलेज नहीं हो पा रही है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आपका इन्फरेंस वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि रेगुलर
रेगुलर लेवल पे पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। मॉर्निंग वाली एडिटोरियल क्लास में आइए जहाँ पे हम एक एक वर्ड आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। ये करोगे तो इससे क्या होगी, इससे आपकी जो वीकनेस है, जो वीक पॉइंट है, वो आपका इंप्रूव करेगा। और सिंपली जब इंप्रूव करेगा तो आपकी इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी भी आएगी और मार्क्स भी इंप्रूव करेंगे। क्लियर? तो बल्क प्रैक्टिस करना है उसको जो कि वीक एरिया है, देन एक्यूरेसी आएगी और ओवरऑल सेक्शनल स्कोर भी आपका इंप्रूव करेगा। क्लियर? तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं आपके साथ के और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं। इसी के साथ साथ भाई IBPS क्लर्क एग्जाम के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो ये गाइडी से आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ISO और NASSCOM सर्टिफाइड कंपनी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ गाइज आप लोगों का यहाँ पे देखो बंडल PDF कोर्स की अभी हम बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे थे, तो रक्षाबंधन पे गाइडली की तरफ से ये ऑफर चल रहा है, तो इसको आप लोग अवेल कर लीजिए। बल्क प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।